हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़े। आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस, सीपीसी और बीएसए और पढ़ के इसको जला के राख कर देंगे और एआईबी पूरा क्लियर कर लेंगे एक ही बार में। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें पता है कि जब ये तीनों क्रिमिनल लॉज रिपील हो चुके हैं, बीएनएस आ गया है, बीएनएसएस आ गया है और बीएसए आ चुका है, तो हमें उनके बारे में कुछ पता होना चाहिए कि पुराने एक्ट्स में क्या था। जैसे सीआरपीसी का एक्ट नंबर क्या था, वो कब पास्ड हुआ, उसमें कितने चैप्टर थे, वगैरह वगैरह। तो उसका एक्ट नंबर 2 था, वो 2 जनवरी 1974 को बना था और केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 1974 को हुआ था और इसमें 37 चैप्टर्स 44 सेक्शन थे। ऐसे इंडियन एविडेंस एक्ट का भी तुम यहाँ से देख के पढ़ सकते हो। उसके फाउंडिंग फादर जेम्स स्टीफन थे और सीपीसी तो अभी है ही सही, तो सीपीसी का भी देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है ये होल इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता 1 क्लॉज 3 पढ़ लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें यही ढूंढना है। अब बेसिक क्वेश्चंस हम वापस पढ़ेंगे, अब नए एक्ट्स आए हैं तो उनके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये देखो, बीएनएसएस बीएसए बीएनएस लोकसभा में तो 20 दिसंबर को पास हुए, राज्यसभा में 21 दिसंबर को और प्रेसिडेंट ने असेंट दी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को, और ये लागू हो चुके हैं 1 जुलाई 2024 से। बीएनएसएस का एक्ट नंबर क्या है, ये रहा लिखा हुआ। कब से लागू हुआ? 1 जुलाई से भाई। इसमें कितने, कौन सा एक्ट नंबर, टोटल सेक्शन, ही वापस मैंने पूछा कि तुम्हें आ गया यहाँ पे 39 चैप्टर्स 530 सेक्शंस। ऐसे ही बीएसए का क्या है, 47 12 चैप्टर्स 170 सेक्शंस। बीएनएस का क्या है, पूरी की पूरी वीडियो बना रखी है बीएनएस के ऊपर, सारे क्वेश्चंस क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो सब दे रखा है, जाके देख लो। और ओल्ड लॉज रिपील हो चुके हैं, ये कहाँ लिखा है, नए तो आ गए। इसका लास्ट सेक्शन पढ़ो तो मैं आंसर मिल जाएगा। और बाबा बता दूं, पीएवाईक्यू भी आ चुका है एक बार इससे। कौन से बेरेट लेके जाओगे, बीएनएस लेके जाओगे, आईपीसी लेके जाओगे, सीआरपीसी लेके जाओगे, बीएनएस लेके जाओगे? भाई अगर तुम्हारे पास एक ही लेके जाना है और हमारे पास एक ही है तो प्रेफर करो कि नए एक्ट्स लेके जाओ, ना कि पुराने वाले। क्योंकि नए वाले में आगे या पीछे एक टेबल दे रखी है जो कि डिफरेंस बताती है सेक्शन का, सेक्शन 1 कहाँ पे था या सेक्शन 20 क्या उसका सेक्शन 19 था, ऐसे तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास दोनों ही अवेलेबल है और तुम चाहते हो कि नहीं मुझे कोई दिक्कत ना हो, कि मान लो कोई पनिशमेंट चेंज हुई या कुछ नया प्रोविजन ऐड हो गया शायद उसमें तुम्हें नहीं पता चलेगा, तो दोनों ले जाओ। लेकिन अगर नहीं लेके, मतलब सोचना है कि एक ही लेके जाना है, तो प्रेफर करो नए लॉज को, क्योंकि आंसर आराम से बन जाता है। और अगर कभी कभार फुट नोट के अंदर पुराना सेक्शन भी रेफर करके दिया ही होता है उन्होंने कि देखो इस सेक्शन में ये था, पुराने वाले में चेंज हुआ होता है। सीपीसी का कुछ याद करने का कुछ ऐसा नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, तुम्हें पीवाई के मैं भी दिखाऊंगा, तुम्हें आराम से बनेंगे। बस एक बार इंडेक्स को गो थ्रू कर लो कि हाँ, तो नया नया मत देखना कि उसमें ये क्या लिखा हुआ है, बस हेडिंग हेडिंग पढ़ लो या समझो मत कुछ भी उसमें। और अटेम्प्ट करो क्वेश्चंस टेलीग्राम पे जो दिए जाएंगे, और मॉक्स आने वाले हैं पूरे एआईबी के, उसको अटेम्प्ट करो और एआईबी क्लियर। अब बीएनएसएस पढ़ लेते हैं। देखो बीएनएसएस का पहला इसमें याद रखो कि एफआईआर कहाँ दे रखा है, एफआईआर तो होती है हमारे, तो वो 173 ऑफ बीएनएसएस दे रखा है। अब इसका सीआरपीसी में कहाँ था वो तुम चार्ट से खुद देखोगे। लेकिन जब तुमने 173 खोला ना, तुम कहोगे यार तो इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस लिखा है। हाँ भाई, कॉग्निजेबल केस में तो एफआईआर होती है, तो डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसको हम एफआईआर ही मानते हैं क्योंकि उस जगह पे एफआईआर का जिक्र हुआ है। अब जीरो एफआईआर कहाँ है? जीरो एफआईआर वो होती है जब कोई से भी, जहाँ पे मतलब जुरिडिक्शन नहीं भी, लेकिन हम कोई पुलिस दूसरे पुलिस थाने में भी करा सकते हैं रिपोर्ट, और फिर वो ट्रांसफर हो जाती है वहाँ उस जगह पे जहाँ पे उसको जुरिडिक्शन होता है। ये बहुत सुप्रीम कोर्ट के केसेस में हेल्ड हुआ है, लेकिन सीआरपीसी में कहीं नहीं दे रखा था, लेकिन उनको बीएनएसएस में उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। और ये भी तुम्हें आंसर 173 के शुरुआत में ही दिख जाएगा 3-4 लाइन के अंदर। अब तुमने पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी सुना है, तो पुलिस कस्टडी पहले सिर्फ 15 दिन के लिए मिलती थी इनिशियल। कौन से इनिशियल दिन के लिए मिलती थी अभी आगे बताऊंगा उसका जिक्र, लेकिन वो से जो अगर कस्टडी मिलती है वो शुरुआत में मैंने या तो 4 दिन की दे कोर्ट या 5 दिन की दे, लेकिन या ज्यादा अगर मैक्सिमम 15 दिन की दे, लेकिन वो देगा उसी 15 दिन के इनिशियल्स में, उसके बाद नहीं देगा। लेकिन अब बीएनएस में चेंज हो गया है, क्या हुआ है आगे देखेंगे। अभी प्लेस ऑफ इंक्वायरी ट्रायल का मतलब कहाँ पे इंक्वायरी चलती है, कहाँ पे कैसे ट्रायल होता है, वो चैप्टर 14 बताता है। हेडिंग ही यही है, क्वेश्चन बनेगा सेक्शन में, कुछ ही से जो 2-3 क्वेश्चन सेक्शन से क्वेश्चन बनता है तो हमें दिख जाएगा, सेक्शन में लिखा होगा उसका जिक्र, वो आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना है कि मान लो कोर्ट ऑफ सेशन में कभी ट्राई करता है ना, तो सबसे बड़ा उसका कोर्ट है हमारे डिस्ट्रिक्ट का, कि कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई कर रहा है, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको भेजता है, कमिट करता है, कहाँ पे करता है 232 में इसका जिक्र है, इससे क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है। ये थोड़ा आपके नजर में रहेगा तो आपका आंसर बन जाएगा। मजिस्ट्रेट कहाँ पे कॉग्निजेंस लेता है, उसको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा ना किसी केस को ट्राई करने के लिए, तो वो 210 में लिखा है बीएनएसएस के। इन दोनों के सीआरपीसी में क्या प्रोविजंस कहाँ पे हैं वो तुम देखना चार्ट से। अभी लिखा है कि आईपीसी बीएनएस का ऑफेंस कौन देखेगा, क्योंकि कुछ कुछ केस
कोर्ट ऑफ सेशन देखता है, कोई सीजीएम देखेगा, कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट देखेगा, वो कहाँ लिखा है? तुम्हारे बीएनएसएस हो या सीआरपीसी हो, उसके शेड्यूल 1 जो कि पीछे मिलेगा, उसमें सब लिखा हुआ है। कॉलम्स बने हुए हैं बहुत सारे, कभी यहाँ पे बीएनएस के ऑफेंस का नाम लिखा हुआ है, उसमें क्या पनिशमेंट है या जो भी थिंग्स हैं, क्या बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कौन ट्राई करता है, वो तुम्हें वहां मिल जाएगा। अभी 2 क्वेश्चन आपके लिए। और बेलेबल नॉन बेलेबल वाला कौन से कॉलम नंबर में है, ठीक है, और एक फॉर्म्स का शेड्यूल है, वो कौन से में? एक बात बताऊं, 2 ही शेड्यूल है, और अगर फर्स्ट शेड्यूल में ये है तो सेकंड शेड्यूल में क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हें समझ में, ठीक है। अब देखो बेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, 1-2 मैं ट्रिकी डाल दूंगा, तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब बेल कितनी तरह की दे रखी है सीआर बीएनएसएस या सीआरपीसी में? एक होती है रेगुलर बेल, ठीक है, वो 480 ऑफ बीएनएसएस है, सीआरपीसी में खुद देखना। और ये कौन सी बेल है जो मजिस्ट्रेट देता है? हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट की बेल कहाँ पर है? 483 के अंदर है। बेल दे दी, कैंसिल कर दिया कुछ तुमने, उसका जो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको ब्रीच कर दिया, वो कहाँ लिखा है? वो 492 में लिखा हुआ है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल सुना है ना, कि अभी हम अरेस्ट होने से पहले पता लगता है कि हमारे खिलाफ केस बन सकता है, तो हम पहले ही बेल लेके रख लेते हैं। वो कोर्ट ऑफ सेशन है, हाई कोर्ट से ही लेनी पड़ती है, मजिस्ट्रेट नहीं देता, और वो 482 ऑफ बीएनएसएस है, ठीक है। ये 2 बेल हम ये पढ़ ली हमने। अब डिफॉल्ट बेल, डिफॉल्ट बेल क्या होती है? देखो डिफॉल्ट बेल इतना डीप में समझोगे इतना समझ लो कि जैसे मैंने बोला कि सीआरपीसी में पुलिस कस्टडी से 15 डेज के लिए मिलती थी। कौन से 15 डेज? 60 डेज के अंदर या 90 डेज के अंदर? 60 डेज वाले कौन से ऑफेंस होते हैं जो 10 साल से कम की सजा होती है इनमें, और 90 डेज वाले कौन से होते हैं इसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज्यादा होती है। इनके बीच में ही इन्वेस्टिगेशन खत्म होनी चाहिए उसकी पुलिस द्वारा, और नहीं करती है तो उसका राइट आ जाता है जो अरेस्टेड पर्सन है कि भाई वो बेल ले ले। और जब अप्लाई करता है कि अभी तक तो उन्होंने चार्जशीट या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ही नहीं करी है, फाइल नहीं करी है चार्जशीट, तो मुझे बेल दे दो, तो कोर्ट फिर डिफॉल्ट बेल दे देती है, ठीक है, उसको सीधे बेल हो जाती है। अब यहाँ पे देखो कुछ चेंज आ रही है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बोला पुलिस कस्टडी पहले 15 डेज की मिलती थी, कौन से? इनिशियल 40 डेज के अंदर, है ना, क्योंकि ये इनिशियल 40 डेज यहाँ पे ये मतलब है कि जब 60 दिन वाला जो ऑफेंस होगा ना, तो 10 साल से कम है, तो 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। तो पहले सिर्फ शुरुआत के 40 दिन में, शुरुआत के 15 दिन में मिलती थी, ठीक है। लेकिन अब बीएनएसएस में क्या कर दिया गया है, शुरुआत के 40 दिन में, 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी ही है अगर 10 साल से कम है, तो उन वाले ऑफेंसेस में 10 साल से कम सजा है तो शुरुआत के 40 दिन में कोई से भी, लाइक या तो सारे एक साथ ले लो या थोड़े थोड़े दिन ले लो, कि आज भैया 7 दिन के लिए हमें दे दो पुलिस कस्टडी, चलो फिर छोड़ो, फिर हम 20 दिन बाद आएंगे, फिर हमें 10 दिन के लिए और वैसे वो कर दो, ठीक है, मतलब 10 दिन तो ज्यादा हो जाएंगे, उसमें 4-5 दिन और दे दो, जैसे पूरा 15 दिन हो जाए। 15 डेज के बियॉन्ड नहीं देगा कोई भी, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है देना चाहिए तो कोर्ट बिल्कुल दे सकता है 15 डेज के बियॉन्ड पुलिस कस्टडी, बट बस ये 60 डेज और 90 डेज का टाइम पीरियड नहीं बनाएगा। यहाँ 60, देखो 60 दिन के अगर 90 डेज वाले हैं जिसमें ऑफेंस हुआ है, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 10 इयर्स और मोर, तो 90 डेज में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है। तो शुरुआत के 60 दिन के अंदर कोई से भी 15 दिन बीएनएसएस के अंदर पुलिस ले सकती है कस्टडी में, नॉट बियॉन्ड 15 डेज, बट देयर इज एन एक्सेप्शन जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला। लेकिन सीआरपीसी में क्या था, शुरुआत के 15 दिन ही था। अब तुम चाहे 5 दिन लो या तुम 6 दिन लो, ये सारे 15 दिन एक साथ लो, कोर्ट की अगर मर्जी है तो, लेकिन अब तुम अलग अलग दिन ले सकते हो, चाहे 2 दिन ले लो, 3 दिन ले लो, टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। अगर 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा कोई सजा है किसी ऑफेंस में, तो स्टेट गवर्नमेंट फॉरेंसिक टीम भेजती है। पीवाईक्यू है पिछले साल का, लोगों को मिला नहीं इसका आंसर, 176 क्लॉज 3 में दे रखा है कि वो बोल सकती है क्राइम सीन पे जहाँ हुआ है ना, बेचते देखा हमने, सीआईडी देखा है, फोरेंसिक टीम आती है, डॉक्टर सालू की आता है, तो वहाँ पे वो करने आती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बेंच ने मेंशन कर दिया, पहले सीआरपीसी में नहीं था। इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे सही, टेलीग्राम है ही सही, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आगे क्यूआर कोड है, स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लो देखो बीएनएस के क्वेश्चन, ये सारे पीवाईक्यू हैं, मैं दिखाने के लिए कैसे इजीली से क्वेश्चन बनता है। अब इसमें कोई ट्रिक की जरूरत तो है नहीं, 4 वो दे रखे हैं आंसर में सेक्शंस, चारों को एक बार सर्च करके देख लो अपने बेरेट से, क्या इंडेक्स से सर्च कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का एब्सेंशिया के बारे में पूछा है कि कब हम अलाउ करते हैं ट्रायल के बारे में, ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा पिछले वाल का कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम कहाँ पे दे रखी है, प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस के लिए, ठीक है। थर्ड है कि आइडेंटिफाई अटैचिंग एंड फॉरफिचिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अगर आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उसकी प्रॉपर्टी, तो कहाँ पे दे रखा है। ये रहे सारे प्रोविजंस, ये रहे सारे प्रोविजंस, सर्च करो, पॉज करो वीडियो को, देखो कहाँ मिलता है। अगर तुमने आंसर ढूंढ लिया और तुम्हारा आंसर फर्स्ट का 356 आया था,
सेकंड का 398 आया था और थर्ड का 86 आया था। तो बधाई हो, आपके PYQ जो पिछले साल 10 क्वेश्चन आए थे उसमें 3 आपके ठीक थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ने के लिए। तो देखो सेक्शन 4 ऑफ BSA या सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रेस जस्टे की बात करता है। वो बोलता है कि कोई भी ऐसे रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट जो कि एक ट्रांजिशन का पार्ट बनते हैं, एक चेन की तरह एक कड़ी जुड़ती है, तो जो भी कोई भी सीरीज ऑफ फैक्ट्स होते हैं ना एक ही ट्रांजेक्शन में, वो रेस जस्टे कहलाते हैं। अब रेस जस्टे में लिखा नहीं है, उसको रेस जस्टे माना जाता है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डायरेक्टली मेंशन नहीं कर रहा है और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जैसे दिल्ली में, तो उसकी टोल प्लाजा से कहीं से निकलता हुआ कोई दुकान से कार आई, जुड़ती गई और वहां से देखा कि इसने कहीं रुका, कुछ शॉप से कुछ और खरीदा पाउडर, और चलते चलते कहीं जाके पार करी और खुद गायब हो गया। और जैसे ही ब्लास्ट हुआ तो वहां पे लोगों का रिएक्शन, लोगों में भगदड़ मची, इधर उधर भागे, फोन किया, लोगों ने छुप गए किसी कारण से, ये सब ट्रांजेक्शन बन जाएगा एक ही चीज का। कि देखो सब कुछ सीरीज ऑफ फैक्ट्स हो रहे हैं, ये एक पूरा ट्रांजेक्शन हुआ बॉम्ब ब्लास्ट का, तो एक एक फैक्ट जुड़ते गए जिस जो लेट किया उसमें, उसको रेस जेस्टे कहा जाता है। और हियर से एविडेंस नाम की चीज होती है। हियर से एविडेंस इतना अच्छा एविडेंस नहीं होता, बट रेस जेस्टे उसका एक्सेप्शन है। क्वेश्चन आएगा, आ सकता है कि क्या एक्सेप्शन, कौन सा एक्सेप्शन है, और 4 ऑप्शन दे देंगे, रेस जेस्टे पर टिक कर देना, मतलब रेस जेस्टे से एविडेंस अच्छा हो जाता है। हियर से इतना अच्छा नहीं होता, बट रेस जेस्टे भी तो देखा ये कोई प्रूफ थोड़ा आ रहा है, हम तो बता रहे हैं कि देखो ये रहा ऐसे ऐसे हुआ, बट वो एक ट्रांजेक्शन का पार्ट दिखा रहा है, तो वो अच्छा हो जाता है। सेक्शन 7 BSA का या सेक्शन 9 इंडियन एविडेंस एक्ट का आइडेंटिफिकेशन की बात करता है। तुमने देखी होगी कोई पिक्चर, या उसमें बुलाते हैं किसी लेडी को और 10 मुजरिम खड़े कर देते हैं, बोलते हैं क्या ये था, तुमने इसको क्राइम करते हुए देखा, तो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड देती है। या कोई थिंग को भी पहचानना हो, या एनी थिंग है या कोई पर्सन है, तो सेक्शन 7 में मिलती है BSA के। सेक्शन 9 BSA का और 11 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं 9 क्लॉज 2 की, तो प्ली ऑफ एलिबाई की बात करता है। ये मतलब है कि तुम पे वो लगा कोई, किसी ने क्राइम वो लगाई, FIR कराई कि यार इसने इसको मारा था यहाँ पे, बट तुमने बोला है देख भाई मैं तो ताजमहल के सामने फोटो खिंचा रहा था, फोटो भी प्रूफ कर दिए, लिटा के सब दिखा के, देखो डेट ये थी। तुम लगाओगे प्ली ऑफ एलिबाई, मैं तो था ही नहीं भाई वहां पे जब क्राइम हो रहा था, तुम बच जाओगे। सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस दिखाता है, सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस दिखाता है। क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कौन सा एविडेंस सेकेंडरी है कौन सा प्राइमरी है, उसमें तुम क्वेश्चन तुम्हें आंसर मिलेंगे, इन दोनों में जाके सर्च कर लो, आराम से आंसर बन जाएगा। सेक्शन 129 BSA बोलता है कोई भी एविडेंस है स्टेट या अफेयर का, मान लो तुम्हें किसी ने वो दी पब्लिक के बचाने के लिए की है ना, कोई तुम्हें स्टेट के बारे में पता चला, इन्फॉर्मेशन मिली जिससे पब्लिक अगर वो डिस्क्लोज हो गई तो देश में दंगे हो सकते हैं, तो तुम वो डिस्क्लोज नहीं करना। ये तुम क्यों? क्योंकि ये लीगल प्रिंसिपल है, इससे क्वेश्चन आएगा तो लिख कर देना। ठीक है, बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट सुप्रीम है, इसका डॉक्ट्रिन का मतलब ये प्रिंसिपल का कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है ना वो सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता, तो हम उसमें छुपा सकते हैं। सेक्शन 132 BSA प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की बात करता है। तुमने अपने वकील को कुछ बोला, भाई मैंने इसका मारा था, मैंने जान से, भाई मुझे बचा ले, तो वकील जाके ये नहीं बोलेगा भाई यही इसने क्राइम किया है, वकील का काम है बचाना, तो उसका कोई एविडेंस नहीं दे सकता कि उसको डिस्क्लोज करा दे, तेरे को तो पता ही है कि तेरे को बताया मुझे अक्यूज ने। लेकिन अगर तुमने उसको हायर किया अपने वकील को और बोला कि भाई मुझे ना ये प्रॉपर्टी है, फ्रॉड से दस्तखत कुछ विल बनवा दे फर्जी और मुझे करवा दे, तो फिर जाके वो खुद डाल सकता है कि भाई ये मेरे से गलत काम करवा रहा है। या तुम्हें उसने कुछ हायर किया, एक इलिस्ट्रेशन दे रखा है इसी के नीचे कि तुम्हें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में था और बुक्स ऑफ अकाउंट में फेक एंट्री करवा के वकील को कह रहा था ऐसे ऐसे कर देते हैं, तो फ्रॉड करने की कोशिश करी, तो फिर वो कम्युनिकेशन ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। जो डिफेंस मिला हुआ है क्लाइंट को अपनी इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि उसको सजा दिलवा सकती है, वो जब डिस्क्लोज करता है, तो डिस्क्लोजर नहीं होगा किसी भी हाल में। सेक्शन 142 BSA बोलता है कि एग्जामिनेशन विटनेस में 3 चीजें होती हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। और ये किस ऑर्डर में होती है? ये इसी ऑर्डर में होती है, एक पहले एग्जामिन होगा, ठीक है, चीफ एग्जामिनेशन होता है, फिर क्रॉस होता है, फिर ये होता है। तो कौन बताता है? वो 143 बताता है BSA का भाई। 146 या 141 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, लीडिंग क्वेश्चन, भाई तूने ही क्राइम किया है ना भाई, तू ही था ना उस दिन, ये डायरेक्टली इंटिमिडेशन हो गया ना किसी यार बेचारा अक्यूज को, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, ये सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती, तो जिसने कॉल किया उस विटनेस को, वो एग्जामिनेशन चीफ में भी पूछ सकती है और री एग्जामिनेशन में पूछ सकती है, अगर बट कोर्ट की परमिशन है और कोर्ट को लगता है ये मैटर इंट्रोडक्टरी है इस केस के लिए, ये अनडिस्प्यूटेड है। ठीक है। सेक्शन 149
बोलता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन तुम पूछोगे क्रॉस एग्जामिनेशन में, टेस्ट द वेरासिटी, कैसी ट्रूथ है, वो सब जाके लिखा हुआ है, जस्ट गो एंड एक बार रीड कर लो, क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा इसमें से भी। ठीक है। 157 हॉस्टाइल की बात करता है, तुमने बोला है अपनी विटनेस को कि भाई ये मेरे फेवर में बात करेगा, तुम्हारी अगेंस्ट बात करती, बंदा हो गया हॉस्टाइल। 162 OBS है F5 से होती है रिफ्रेश का लैपटॉप या कंप्यूटर भी, तो रिफ्रेशिंग मेमोरी बन जाता है 162 में। ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम प्रीवियस ईयर के। विच सेक्शन ऑफ द BSA बोलता है कि नो कोर्ट शैल रिक्वायर एनी कम्युनिकेशन बिटवीन मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट। ठीक है। आंसर है 165। सेक्शन 46 बोलता है कि कैरेक्टर ऑफ एविडेंस रेलिवेंट सिविल केस में कब होता है, तो आंसर है ओनली व्हेन रिलेटेड टू अदर रेलिवेंट फैक्ट। थर्ड 146 BSA लीडिंग क्वेश्चन कब परमिसिबल है, इसका आंसर है डी। ठीक है। बताया ना इंट्रोडक्टरी हो इंडस्ट्री पिछली बार बताया, वही क्वेश्चन वापस आ गया, देखो PYQ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब CBC पढ़ लेते हैं। CBC का जैसे मैंने बोला कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि तुम सिर्फ इंडेक्स से क्वेश्चन कर सकते हो। कुछ सेक्शंस भी इजी हैं, बहुत कम सेक्शंस हैं, तुम आराम से ढूंढ सकते हो, लेकिन तुम्हें बताने के लिए कि कौन से एक बार तुम याद रहोगे तुम्हें नहीं मिले, तो मैं बता देता हूँ। सेक्शन 9 है, बोलते हैं कि सारे जो भी कोर्ट होगा ना सारे सिविल केस ट्राई कर लेगा अगर वो बाहर नहीं है। ठीक है। सेक्शन 10 बोलता है रेस्ट सब जुडिस, वो बोलता है कि अगर कोई एक केस एक कोर्ट में चल रहा है तो तुम दूसरा केस उसी फैक्ट्स पे उसी पार्टी के बीच में उन्हीं कॉज ऑफ एक्शन के बीच में दूसरे कोर्ट में फाइल नहीं करोगे। भाई इससे यही तो हमारा मतलब पर्पस क्या है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट नहीं हो, तो वो रोकता है वहां पे। सेक्शन 11 रेस्ट जुडिकाटा की बात करता है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ, ये फंस जाते हैं। सेक्शन 11 में याद लिख लो अगर तुम्हें याद नहीं रहता कहीं पे कि रेस्ट जुडिकाटा होता है। वो बोलता है कि अगर मान लो एक कोर्ट ने पूरा केस डिसाइड कर दिया सेम फैक्ट्स पे, सेम पार्टीज में, सेम कॉज ऑफ एक्शन में, तो तुम उन्हीं चीजों ग्राउंड्स के ऊपर सेम पार्टीज के बीच में वापस नया केस फाइल नहीं करोगे किसी और कोर्ट के अंदर, रोक लगी हुई है। ठीक है। बाढ़ है वो, इनकी एक्सप्लेनेशन 8 है इसमें, लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा की बात करता है। क्या होता है मत समझो, से नाम याद रख लो कि एक्सप्लेनेशन 4 इसका कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा आता है। सेक्शन 15 बोलता है कि कौन कोर्ट वहां पे शुरू होगा जो कि कॉम्पिटेंट है और वो लोएस्ट ग्रेड है। मतलब अगर एक कोर्ट केस को सुनने के लिए कोई जुडिशियल जो जो सबसे जो जज है वो लोअर ग्रेड का कॉम्पिटेंट है, तुम उसी में फाइल करोगे, तुम सीधे जाके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल नहीं करोगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कॉम्पिटेंट है ही सही भाई, ऑफ कोर्स ही बात है, बट तुम शुरुआत वहां से करोगे। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम रीड विद ऑर्डर 4 करते हैं, सेक्शन 26 है। सेक्शन 26 में बोलता है कि इंस्टीट्यूट कैसे होता है, बस 2 लाइन का सेक्शन है और 2 लाइन का ऑर्डर है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट की बात होती है, कॉस्ट से क्वेश्चन बनता है, PYQ भी है, आगे क्वेश्चन मिलेगा भी सही। कॉस्ट सेक्शन 35, 35A, 35B में दे रखी है, इंडेक्स ही ढूंढोगे तब भी मिल जाता। ऐसे बता रहा हूँ बस, तुम्हें उनको एक नजर में रखो, ये कहने का मतलब है मेरा। यहाँ पे 96 में अपील है ओरिजिनल डिग्री से, 100 में सेकंड अपील है, 113, 114 और 150 में रेफरेंस रिवीजन आता है। 132 से 136 में लिखा है कि कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, इनको छूट मिली हुई है। 139 में लिखा हुआ है किसको हम ओथ देते हैं। ठीक है, दे सकते हैं और वो देनी पड़ती है, किन को देते हैं, 139 में लिखा हुआ है। 144 रेस्टिट्यूशन की बात करता है। 148A इनलार्जमेंट की टाइम करता है कि टाइम बढ़ा देना। 148 केविएट की बात करता है। बस सेक्शन डायरेक्ट आएगा, कौन से सेक्शन में क्या दे रखा है याद रख लो। ऑर्डर सीजर हेडिंग एक बार तुम गो थ्रू कर लो, तुम्हें आंसर आराम से मिल जाएगा और क्वेश्चन देख तुम्हें आराम से बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। इसके हम एक 3 क्वेश्चंस कर लेते हैं पिछले साल के। तो अपील कौन से सेक्शन में हो गया ओरिजिनल डिग्री से, अभी बताया सेक्शन 96। समरी सूट कहाँ पर है, सारे ऑर्डर देखो, पलटो पेज तुम्हें आंसर मिल जाएगा। ये रहा आंसर ऑर्डर 37। कंपेंसेटरी कॉस्ट किस में दे रखी है, कंपेंसेटरी कॉस्ट दे रखी है 35A में। ठीक है। और एक और चीज मैं बताना भूल गया था यहाँ पे, 151 इनहेरेंट पावर है किसकी, कोर्ट की, कि भाई जो इसमें नहीं लिखा ना जस्टिस करने के लिए, वो कुछ फिर भी आके कर सकती है कि जस्टिस हो जाए, केस सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो फ्री सब्जेक्ट मॉक्स हर सब्जेक्ट के दे रखे, जितनी वीडियो आई हैं, BNS के दे दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के दे दिए, अभी तीनों के एक साथ दूंगा मैं। कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे। और अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्कैन करो, कोड को ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे ज्वाइन कर लो। और AIB के मॉक्स आ रहे हैं, मिनिमम 2 से 3 मॉक्स दिए जाएंगे और बहुत अच्छे लेवल के बनाए जाएंगे, उसमें अच्छे से स्कोर कर लो 60 तक, 55 या जितने भी तुम ला सकते हो। और जैसी मॉक आती है OMR शीट एग्जाम में, वैसी ही मैंने बनाई है लॉ पढ़ने के
राइट से कि तुम जाके चेक करो और आराम से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और करो, और टाइम लगा के करना। तो थैंक यू सो मच। आज हमारी एवी की पूरी सीरीज खत्म होती है। क्वेश्चन ज्वाइन कर लेंगे, मैं बता ही दिया, तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और अटेम्प्ट करो।